बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर मकान की नींव मजबूत है तो मकान अच्छा बनेगा। इसी प्रकार से अगर आपको डिवोर्स केस फाइल करने जा रहे हैं, आपकी पिटीशन मजबूत है, अच्छी है, अगर आपने सही तरीके से पिटीशन बनाई है तो ये 100% है कि आप वो केस जीतेंगे। कई बार तो ये ऐसा होता है कि अगर आपने कोई एक अच्छे पिटीशन तैयार करके डिवोर्स की डाली है तो सामने वाला आपका पार्टनर उसको देखकर डर कर ही सेटल कर लेता है। उनके वकील साहब भी उनको कुछ डेट के बाद कह देते हैं कि आप केस हारेंगे। तो इस प्रकार से आज मैं बात करूंगा, डिस्कस करूंगा 12 पॉइंट्स की। अगर आप कोई भी डिवोर्स केस फाइल करने जा रहे हैं, अगर आप इन 12 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, इनको बेस बनाते हैं, तो ये लाजमी है कि 100% आप अपना डिवोर्स केस जीतेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट है पुलिस कंप्लेंट। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के साथ गलत होता है तो वो क्या करेगा? पुलिस कंप्लेंट करेगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि वाइफ तो पुलिस कंप्लेंट करती है, लेकिन अगर हस्बैंड पुलिस कंप्लेंट नहीं करते। और बहुत बार ऐसा होता है कि वे डायरेक्टली डिवोर्स केस फाइल कर देते हैं, लेकिन जब डिवोर्स केस फाइल करते हैं तो कोर्ट में बाद में उनके से पूछा जाता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो कहते हैं हाँ वाइफ ने ऐसे क्रूअल्टी की या ऐसी अडल्टी में थी। तो उसमें यही क्वेश्चन आता है कि भाई आपने पुलिस कंप्लेंट की कि पुलिस के पास गए? आप मना कर देते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ जब भी कुछ गलत होता है तो पुलिस कंप्लेंट करना लाजमी है। इसलिए बिना पुलिस कंप्लेंट करे डिवोर्स मत फाइल करें। अगर वाइफ ने चलो केस कर भी दिया, आपने तब भी अगर कोई कंप्लेंट नहीं किया तो भी एक पुलिस कंप्लेंट करके उसकी कॉपी साथ लगाए, तब आपको डिवोर्स केस फाइल करना है। कई लोग ये कहते हैं कि यार वाइफ गलत थी, परेशान करती थी, लेकिन अगर मैं कंप्लेंट करता तो और ज़्यादा भड़क जाती, गुस्सा करती। देखिए, कंप्लेंट करने का तरीका है कि जब भी वाइफ की कंप्लेंट करें उसका मोबाइल नंबर नहीं डालें, बिना मोबाइल नंबर डाल ही कंप्लेंट करें। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि अगर पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस आनाकानी करती है, कंप्लेंट नहीं लेती है, कोई बात नहीं, अब थाने ना जाए, डीसीपी ऑफिस, एसपी ऑफिस, वहाँ जाए, वहाँ कंप्लेंट दें, वहाँ आसानी से ले लेते हैं। और वो भी अगर आपको परेशानी लगती है तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन यूज़ करें, ईमेल करें, बाई पोस्ट सेंड करें। वाइफ का मोबाइल नंबर नहीं डालना, मोबाइल नंबर डाला तो उनको पता लग जाएगा। अगर साथ रहते हुए पुलिस कंप्लेंट करनी है तो भी ऐसे करें, दूर रहते हुए करनी है तो भी ऐसे करें। अपने पत्ते कभी मत खोलें, कभी दूसरे पार्टनर को पता नहीं होना चाहिए। वाइफ तो हमेशा जब भी कंप्लेंट करती है तो उसमें मोबाइल नंबर डाल कर रखती है, या नहीं भी डाले तो भी हस्बैंड के पास तो कॉल आई जाती है, पुलिस वाले पहुंच जाते हैं कि आपकी वाइफ ने कंप्लेंट की, वुमेन सेल में जाना। वाइफ कैसे भी कंप्लेंट करे, लेकिन हस्बैंड को अगर कंप्लेंट करनी है तो वाइफ का मोबाइल नंबर डाले बगैर ही करनी है। अब सेकंड ऑप्शन पर आते हैं, वो है पार्टनर का नाम लिखना। जो भी आपका पार्टनर है, उनके बॉयफ्रेंड या कोई गर्लफ्रेंड है, उनको भी पार्टी बनाना। देखिए, जब भी आपको डिवोर्स केस फाइल करते हैं, अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर अडल्ट्री में, उसका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, तो उसको पार्टी जरूर बनाएं। जब जज इस चीज़ को देखता है कि भी सेकंड पार्टी रिस्पोंडेंट नंबर 2 कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनी हुई है, उसका नाम, पता, एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर डाला हुआ है, तो एकदम से ध्यान जाता है कि सामने वाली पार्टी, जो अपोजिट पार्टी है, वो अडल्ट्री में, और आपका डिवोर्स केस मजबूत भी होता है। देखो, हमको जज साहब को समझाना है, और वैसे भी एक जजमेंट है जो क्लियर कहती है कि अगर कोई अडल्ट्री में है तो उसको पार्टनर का नाम उसमें डालना चाहिए। अगर आप पार्टनर को नोटिस करते हैं, देखिए वाइफ को तो जाएगा, हस्बैंड जो अपने पार्टी अपोजिट बना रहा है उसको नोटिस जाना है। अगर जो अडल्टी में जिसके साथ है उसको भी नोटिस जाएगा। वो अगर कोर्ट में नहीं आता है तो हम ये कह सकते हैं, देखिए जी, हमने नोटिस भेजा था, वो गलत था, इसलिए गलती के चक्कर में वो आया नहीं। अगर कोई आ भी जाता है 1% तो भी आसानी पड़ती है, एलिगेशन लगाना ज़्यादा ईजी हो जाता है। देखिए, इसके साथ इसका अफेयर है, एकदम जज का भी ध्यान में जाता है, भाई इसका नाम मैंने क्यों डाला है? इसलिए तो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है, वरना पूरे हिंदुस्तान में भाई 125 करोड़ की जनता है, मैंने किसी और का नाम नहीं लिया, इसी व्यक्ति का, इसी औरत का नाम क्यों लिया? तो इस प्रकार से आपका केस बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, कहेंगे प्रूफ नहीं है, नहीं है, बेशक कुछ भी ना हो, अगर आपको पता है उसके साथ उसका चाल चलन गलत है तो उसका नाम, उसका पता, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर जरूर डालिए, उसको मेंशन कीजिए, उसको पार्टी बनाना है। रिस्पोंडेंट नंबर 1 अगर वाइफ को बना रहे हैं तो रिस्पोंडेंट नंबर 2 आपको उस व्यक्ति को बनाना है। थर्ड आता है चाइल्ड कस्टडी। देखिए, अगर चाइल्ड कस्टडी आपके पास है तो आपका केस ज़्यादा मजबूत होगा, आपको डिवोर्स मिलने में ज़्यादा आसानी होगी। नॉर्मली कोर्ट ये देखती है कि भी चाइल्ड कस्टडी किसके पास है। जैसे कि हस्बैंड नॉर्मली केस करते हैं, डिवोर्स का केस मोस्टली हस्बैंड ही करते हैं। ऐसे में अगर चाइल्ड कस्टडी वाइफ के पास है तो कोर्ट का झुकाव वाइफ की तरफ ज़्यादा रहता है कि यार इसको डिवोर्स दे दिया तो कल को इस बच्चे का क्या होगा, इसका फ्यूचर कैसे होगा। इसको देखकर मोस्टली केस देखा मैंने कि उसको भी जज साहब डिसमिस कर देते हैं। तो ऐसे में जेन्युइन प्रूफ की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में कोई सॉलिड प्रूफ है तो डिवोर्स मिलता है, वरना डिवोर्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि डिवोर्स केस करने से पहले चाइल्ड कस्टडी आपके पास हो। चाइल्ड कस्टडी कैसे भी ली जाए, बहुत सारे तरीके लेने के, आप इसके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको नए नए तरीके बताऊंगा कि शॉर्टकट में कैसे चाइल्ड कस्टडी लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रूफ। देखिए, जब भी आप कोई भी केस फाइल करें डिवोर्स का,
उसमें अपने प्रूफ साथ लगाएं। मैंने बहुत बार देखा कि वकील साहब इसमें प्रूफ नहीं लगाते। आपके पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है वाइफ की कि वाइफ ऐसे अडल्ट्री में है या गलत है, उसके कोई फोटोग्राफ है या कोई मेडिकल आपके पास प्रूफ है, तो वकील साहब मना करते थे इसको बाद में लगाएंगे। बाद में कब लगाएंगे? अभी लगाने की जरूरत है। एक अच्छी पेटिशन जाएगी, क्या पता वाइफ उसको देख कर ही डर जाए। चलो एक बार तो उसका वकील मान लेते हैं कि केस को ले लेगा कि हम केस जीतेंगे, लेकिन कुछ डेटों के बाद वो खुद ही कहेगा वाइफ से कि भी आपका केस कमज़ोर है, हस्बैंड केस जीत जाएगा। और बाद में अगर आप ये चीज़ें लगाते एविडेंस में, तो आपको स्पेशल जज साहब के पास एप्लीकेशन लगाकर परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे में जज साहब ने अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो सीधा डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में पैसा लगाएंगे, टाइम लगाएंगे। क्यों टाइम वेस्ट करना? स्टार्टिंग में प्रूफ लगाइए, जो भी आपके पास प्रूफ है। देखो नॉर्मली वाइफ कंप्लेंट कर चुकी होती है, अपने केस फाइल कर चुकी होती है, पत्ते सारे खोल चुकी होती है, तो ऐसे में ये सही है कि आपके पास जो भी प्रूफ है उस वक्त लगा दे, उसको खोलें। एविडेंस के समय का इंतजार ना करें। मेरी नज़र में जो वकील साहब इसमें डिले करते हैं उसकी वजह यह रहता है कि शायद उनका आलस। क्योंकि देखिए अगर आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग लगाते हैं तो उसमें उसको टाइप भी करा के लगाना पड़ता है कि कोर्ट के पास इतना टाइम तो नहीं होता कि भाई उस चीज़ को उसी वक्त ही वीडियो चला कर देखे, ऑडियो को सुने। उसको टाइप करा दीजिए। टाइप करने के बाद उसको जज साहब से पढ़वा दीजिए, उसको बोल्ड कर दीजिए कि भाई यहाँ या इसने ये गलत बात बोली हुई आपके पार्टनर है, तो दिखाने में आसानी पड़ती है। लेकिन लगाइए स्टार्टिंग में ही, बाद के लिए मत रखिए कि उसको बाद में कभी लगाएंगे, फिर जज साहब के पास एविडेंस के टाइम पर वाइफ को सरप्राइज देंगे। ऐसे सरप्राइज चक्कर में मत रहिए, स्टार्टिंग में ही लगाइए। केस इतना मजबूत फाइल कीजिए कि सामने वाला देख कर ही डर जाए। नेक्स्ट आता है कि कोई भी अगर आप पेटिशन फाइल करने जा रहे हैं उसमें डेट और टाइमिंग आपको मेंशन करना है। देखिए पेटिशन में सीक्वेंस में सारी बातें लिखी होनी चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में शादी हुई, शादी के समय क्या गलत किया आपके पार्टनर ने, शादी के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक महीने बाद, या कोई स्पेशल डेट पे कुछ भी बात हुई हो, उस चीज़ को भी रखिए। डेट टाइमिंग मेंशन होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए। पूरी स्टोरी बताइए, रिश्ता तय हुआ, उसके बाद से क्या क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, शादी के बाद क्या हुई, शादी के बाद कोई फंक्शन हुआ उसमें क्या हुआ, कोई चाइल्ड बोर्न हुआ तो उस समय क्या हुआ, कुछ लेने देने की बातें। तो उसमें डेट आप थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या डेट क्या टाइमिंग रही है, किस समय हुई है, कोई इंसिडेंट कब हुआ है। कोई इंसिडेंट अगर लगातार हुआ है तो मेंशन कर दीजिए किस इस महीने में ये चीज़ हुई है, लेकिन मेंशन जरूर कीजिए। अगर आप मेंशन करते हैं तो आपका केस मजबूत बनता है। क्योंकि अगर आपके साथ कुछ भी इंसिडेंट हुआ है, कुछ भी स्पेशल हुआ है, अगर आपको नहीं पता कि वो कब हुआ है, क्या उसकी डेट थी, क्या उसकी टाइमिंग थी, तो उसका मतलब आप झूठे, आप गलत हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई भी आपको पेटिशन फाइल करनी है, सीक्वेंस में अपनी स्टोरी लिखिए, सिंपल लैंग्वेज में लिखिए और साथ में डेट टाइमिंग मेंशन कीजिए कि कौन सी घटना कब कब हुई है, किस तरह से हुई है। नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट। देखिए अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो क्रूएल्टी और रियलिटी दोनों का मिक्सअप होगा तो आपको डिवोर्स मिलने में आसानी होगी। ये आपको डालना ही पड़ेगा। या तो आपके पास सॉलिड प्रूफ हो, जैसे कि वाइफ क्रूएल्टी कर रही है तो उसके लिए आपके पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ ऐसे सॉलिड प्रूफ है, कोई विटनेसेस हैं, इन चीज़ों को यूज़ कीजिए। अगर वे आपके पास नहीं है तो क्रूएल्टी और रियलिटी दोनों का मिक्सअप कीजिए, तब आपको डिवोर्स मिलने में आसानी होगी। जहाँ सिर्फ एक चीज़ के बेस पे लड़ते हैं तो गड़बड़ जाती है। हालांकि अडल्टी है तो क्रूएल्टी अपने आप ही है, लेकिन अगर सिर्फ क्रूएल्टी के लिए जा रहे हैं, अडल्टी नहीं डाल रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। लोग कहते हैं हमारे पास प्रूफ नहीं है। भाई प्रूफ के लिए थोड़े कि आप वाली बात है हस्बैंड वाइफ को साथ साथ गलत करते हुए पकड़ेंगे, को वीडियो फोटो बनाएंगे तभी कोर्ट में लगाएंगे। आपको कुछ पता है उसके बारे में, जानकारी है, तो उसको भी कोर्ट में मेंशन कीजिए। वाइफ कौन सा जब एलिगेशन लगाती है तो सबूत के साथ लगाती है, उसके बाद तो कुछ होता भी नहीं है, तो भी एलिगेशन लगा के खड़ी हो जाती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, वैसा है, इतना गलत है, ये करता है, वो करता है। तो हस्बैंड को कम से कम जो पता है वो सच तो कह ही सकता है। जब वाइफ बिना सबूत के एलिगेशन लगा देती है तो हस्बैंड को लगाने में क्या प्रॉब्लम है। तो आपको जो भी अपनी वाइफ के बारे में पता है कि वाइफ यहाँ गलत है, उन चीज़ों के सबूत लगाइए। और अडल्टी और क्रूएल्टी को कोशिश कीजिए कि दोनों को साथ लेके चलें। उन दोनों को साथ लेके चलेंगे तो 100% डिवोर्स मिलेगा। या फिर किसी एक बेस पर चल रहे हैं तो उस बेस के सॉलिड एविडेंस होने चाहिए, तभी आप उस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट। जब भी आप डिवोर्स का केस फाइल करें, हमेशा कोशिश करें कि वाइफ की कंप्लेंट होने के बाद ही करें, क्योंकि वाइफ के सारे पत्ते खुल जाते हैं। देखिए डिवोर्स की जो डिमांड होती है मोस्टली हस्बैंड की होती है, वाइफ को डिवोर्स की जरूरत नहीं होती। मोस्टली उसके पास बच्चा होता है तो वो जरूरत महसूस ही नहीं करती। ऐसे में हस्बैंड को जरूरत होती है कि भी उसको अपना वंश भी बढ़ाना, आगे भी चलना है। वाइफ तो छोड़कर चलेगी, वो तो वाइफ के लिए तो कोई बॉयफ्रेंड पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन हस्बैंड के लिए मुश्किल होती है।
उसके अलावा उसको अपनी फैमिली भी देखनी होती है, पेरेंट्स के लिए भी वाइफ की जरूरत होती है कि भी घर को संभालें। तो मोस्टली डिवोर्स केस फाइल ही हस्बैंड करते हैं। तो ऐसे में जब भी आपको कंप्लेंट करनी हो तो थोड़ा वेट करें। अगर वाइफ कंप्लेंट नहीं कर रही है तो एक उसको नोटिस सेंड कर दें ऐसे ही लाने के लिए कि तो घर पर आ जाए। जैसे सेक्शन 9 के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है कि भी अगर सेक्शन 9 आपको फाइल नहीं करना चाहिए, नॉर्मली क्या करना चाहिए, वाइफ को एक नोटिस सेंड कर देना चाहिए, वो उसी में सारी चीज़ कवर हो जाती है। तो उसके बाद तो पुलिस कंप्लेंट करेगी। उसकी कंप्लेंट को देखकर आपको क्या करना है, उसने जो एलिगेशन लगाए उन पॉइंटों को कवर करना है। उन पॉइंटों को कवर करते हुए अपने एलिगेशन लगाने, तब आपको डिवोर्स केस फाइल करना है। मोस्टली होता है क्या, वाइफ जब कंप्लेंट करती है ना तो बिना एडवोकेट के फाइल कर देती है, ऐसे गुस्से में आकर के मैं, तो वहाँ वो गलती कर जाती है। इन्हीं गलतियों को हमको पकड़ना होता है और इन्हीं गलतियों के बेस पर हम केस जीतते हैं। तो सबसे बेस्ट ही है कि जब भी कंप्लेंट आप कोई भी डिवोर्स की पिटीशन फाइल करें, वाइफ की कंप्लेंट होने के बाद करें, उस चीज़ को अटैच करके चलें, उन पॉइंटों को कवर करके चलें। नेक्स्ट आता है 8 पॉइंट, रीज़न ऑफ डिवोर्स। आप डिवोर्स जो ले रहे हैं उसका रीज़न क्लियर करें कि क्यों ले रहे हैं। जैसे क्रूरल्टी एडल्टी तो है ही है कि वाइफ ऐसे परेशान करती है, चीज़ें आती हैं, लेकिन वाइफ ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, भाई उसका रीज़न क्या रहा। मतलब क्रूरल्टी एडल्टी कर रही है लेकिन रीज़न क्या वो स्टार्टिंग से कैरेक्टरलेस है, उसकी आदत है, या उसकी माँ उसको सिखा रही है इसलिए मेरे साथ क्रूरल्टी कर रही है, या कोई और वजह है। उस वजह को रखिए, किसी ने सिखाया है या फिर गलत चाल चलन किया, स्टार्टिंग से ही है, अभी गलत चल रही है, इस रीज़न को आपको डिफाइन करना है। जब तक ये रीज़न डिफाइन नहीं करेंगे जज साहब कोर्ट को आप समझा ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए जज साहब को ये तो है नहीं कि वो मशीन है, वे भी इंसानों को पता है, समझ में आता है सब कुछ। इसलिए उनको समझाइए कि मैं डिवोर्स ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, उसकी वजह क्या है, और वो वजह कहाँ से क्यों उत्पन्न हुई है। कि उसकी माँ उसको सिखाती है, माँ चाहती है कि मैं उसका गुलाम बनकर हूँ इसलिए मैं डिवोर्स ले रहा हूँ, कि इसलिए बार बार झगड़े होते हैं, वो मेरे पेरेंट्स से मेरे को अलग करना चाहती है, क्यों, क्योंकि वो अडल्टी में रहना चाहती है। इन चीज़ों को आपको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ नहीं हो तो रीज़न तो जरूर देना पड़ेगा कि भाई ये कारण है कि मुझे तलाक चाहिए। तो जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आपको डिवोर्स आसानी से नहीं मिलेगा। 9 पॉइंट आता है प्रूफ ऑफ गुड वर्क। देखिए वाइफ जब भी कोई पिटीशन फाइल करती है या कोई कंप्लेंट फाइल करती है, एलिगेशन लगाती है कि हस्बैंड ने मेरी कभी केयर नहीं की, मुझे भी मारा पीटा परेशान किया, कभी खाने को नहीं दिया, ऐसे एलिगेशन लगते हैं। आप जब भी डिवोर्स केस फाइल करें उसमें वे प्रूफ भी लगाए कि मैंने वाइफ की कितनी केयर की है, मैंने उसके लिए कोई शॉपिंग की है, शॉपिंग में मैंने उसके लिए क्या खरीद के लाया, उसकी फ़ोटो लगाए, कोई बिल है तो बिल लगाए, ऑनलाइन परचेज़ किया वो लगाइए, कभी उसको होटल रेस्टोरेंट लेके गए हैं वहाँ अपने खाना खिलाया उस चीज़ के प्रूफ लगाइए, आप उसको हनीमून पर लेके गए हैं उस चीज़ के प्रूफ लगाइए कि मैं उसको उस जगह घुमाने के लिए ले गया, मैंने इतना पैसा खर्च किया। भाई आपका चाइल्ड है, आपको उस अच्छे स्कूल में पढ़ाया हुआ, उसकी फ़ीस की स्लिप लगाइए कि मैंने देखी मैंने कहाँ पर कमी रखी। मतलब वाइफ को तो मैंने बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट दी है, उसको बेस्ट टू बेस्ट मैंने फैसिलिटी दी है, इसके बाद भी उसको ये चीज़ें हजम नहीं हुई और उसके बाद भी वो मेरे खिलाफ केस कर रही है। क्यों? क्योंकि वो गलत है। भाई एक पति का कर्तव्य क्या होता है, धर्म क्या होता है, यही कि जो उसकी पत्नी है उसका ध्यान रखें, भाई उसको रोटी कपड़ा मकान चीज़ों की ज़रूरत पूरी करें, इसके अलावा जो और धार्मिक चीज़ें हैं उनकी जो ज़रूरतें उनको ही पूरा करें। तो आपने जब उसकी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं, इसके बावजूद भी वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उनके साथ खुश नहीं है, तो उसका मतलब वो गलत है। अडल्टी कांड या क्रूरल्टी कांड या अपने माँ बाप के बहकावे के कांड। तो आपको जो अच्छा काम आपने अपनी वाइफ के लिए किया हुआ है, जो बेस्ट टू बेस्ट वर्क आपने उसके लिए किया हुआ है, हंसी के कोई पल आपने उसके साथ बिताए हुए हैं, तो उनको लगाइए। जैसे बर्थडे पर है, अभी देखो मैं बर्थडे मना रहा हूँ, सारी चीज़ सब चीज़ों की फैसिलिटी तो मैंने दी हुई है। एक केस में क्या हुआ, वाइफ ऐसे एलिगेशन लगा रही थी, मैंने क्या किया कि उसके अलमारी के जो कपड़े, मतलब अलमारी जो कपड़े रखे थे उनके फ़ोटो खींच कर लगा दिए। कपड़े तो वाइफ के पास होते हैं, मैं देखिए जी इसके पास कौन सी कमी है, इतने सारे कपड़े मैंने इसको दिलाए हुए हैं, इनको देखिए, इसके सैंडल देखिए, उसको शौक था, उन्हीं चीज़ों का प्रूफ लगा दिया कि मेरे घर में रहते हुए उसके पास अगर इतने जूते चप्पल है, इतने कपड़े हैं, तो उसके पास कमी किस चीज़ की मैंने छोड़ी है। रेस्टोरेंट के बिल लगाइए कि वहाँ उसको खाना खाने के लिए लेकर गया था। बिल तो नॉर्मली होता ही है कि आप जाते हैं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो अकाउंट में कहीं डिटेल मिल जाती है, पेटीएम से या अकाउंट की, लगाइए कि वाइफ को खिलाने ले गया, घुमाने ले गया। तो ये प्रूफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई मैं कितना अच्छा हूँ और इसके बावजूद भी वाइफ मेरे पास नहीं ठहरी, तो मतलब मेरी वाइफ गलत है। पॉइंट नंबर 10, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। देखिए जब भी नॉर्मली लोग कोर्ट में केस के लिए जाते हैं तो नॉर्मली एडवोकेट उनको एडवाइस करते हैं कि नहीं आप ऐसा कीजिए, सेक्शन 9 का फाइल कीजिए केस, वाइफ को बुलाने का करते हैं,
या फिर एक जुडिशल सेपरेशन का करते हैं। तो जुडिशल सेपरेशन का तो खैर बड़े अमीर लोग ही करते हैं, उन्हीं के पता नहीं क्या शान और शौकत में किस हिसाब से करते हैं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन सेक्शन 9 का लाजमी है कि नॉर्मली एक आम आदमी के लिए फाइल करवाया जाता है। देखिए, सेक्शन 9 का केस करते हैं, उसमें भी इतना समय लगना है, डिवोर्स केस में भी उतना ही समय लगना है, दोनों में बराबर ही समय लगना है। तो सेक्शन 9 का फाइल करके क्या मिलेगा आपको? नॉर्मली अगर आप सेक्शन 9 का फाइल करते हैं 7-8 साल केस चलना है, डिवोर्स का भी 7-8 साल चलना है, मतलब इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही क्या है? अगर ठीक है, आपको आपकी डिग्री आपके फेवर में भी आ जाती है, सेक्शन 9 की डिग्री आपके फेवर में आ जाती है कि वाइफ नहीं आना चाहती, उसके बाद भी 1 ईयर का गैप देकर तब आप डिवोर्स केस फाइल करेंगे, तब वो एक बेस बनेगा। इसलिए इन चीज़ों में ना पड़े, वाइफ को सिंपल एक नोटिस भेज दें कि भाई तेरी सारी गलती है, तूने गड़बड़ की है, इनके लिए अगर तू माफ़ी मांग कर मेरे पास आ जाती है तो ठीक है, मैं तेरे को माफ़ करने की सोचूंगा, तो तेरे को माफ़ कर भी दूंगा और तू घर बसा। इतना नोटिस भेज दिया तो ही काफ़ी है, वो सेक्शन 9 उसी में कवर हो जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि सेक्शन 9 या सेक्शन 10 जुडिशल सेपरेशन वाइफ को लाने के लिए इन केसेस को ना डालें, डायरेक्ट डिवोर्स केस ही फाइल करें। नेक्स्ट आता है पॉइंट 11, जो कि है 2 ईयर्स डिसर्शन। देखिए, अगर आप डिवोर्स केस फाइल करने जा रहे हैं, अगर आपको 1-1.5 साल वैसे ही बीत चुका है भी आपस में कंप्लेंट में, या वाइफ को दूर जाए हुए, तो कोशिश करें कि कम से कम 2 साल का समय और हो जाए, मतलब और साल 6 महीने का इंतजार करें, उसके बाद केस फाइल करें, क्योंकि वो भी एक बेस है डिवोर्स लेने का। अगर आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, कुछ भी ऐसा सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई विटनेस नहीं है जिससे कि आप डिवोर्स वाइफ से ले सकें, आपने कोई ऐसी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की, किसी प्रकार कुछ भी प्रूफ आपके हाथ नहीं लगाए, तो 2 साल का इंतजार करके जब 2 ईयर्स का सेपरेशन वाइफ से हो जाए तब आप डिवोर्स केस फाइल करें। वो सबसे अच्छा एक बेस है, मतलब जहाँ कुछ भी चीज़ नहीं चलती है, कोई भी तीर काम नहीं करता, ये तीर काम करता है। इस पर आपको डिवोर्स 100% मिलेगा। कोर्ट को सिर्फ दिखाना कि वाइफ जब गई थी उसके 2 साल के बाद मैं केस फाइल कर रहा हूँ। तो जहाँ कोई भी एविडेंस ना हो, कुछ भी प्रूफ ना हो, तो ये चीज़ यूज़ कीजिए। अगर 1.5 साल वाइफ से अलग होते हुए नॉर्मली हो ही जाता है, वाइफ भाई घर छोड़ के चली जाती है, वहाँ कंप्लेंट करती है, मनाने में लगे रहते हैं, रिश्तेदारों से बातचीत, तो साल भर तो नॉर्मल हो ही जाए, तो साल भर और इंतजार कर लीजिए। 1 साल और इंतजार नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? तो कोशिश करें कि 2 साल के बाद ही आप डिवोर्स केस फाइल करें। लास्ट में आता है 12 पॉइंट, ए गुड एडवोकेट। देखिए, अगर आपके पास एक अच्छे वकील साहब हैं तो आप कैसा भी केस हो आप उसको जीत सकते हैं, क्योंकि केस को लड़ना वकील साहब को, एक अच्छे वकील साहब का चयन करें, उनके द्वारा ही केस लड़ें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसमें देख लीजिए कि अच्छे वकील साहब का चयन कैसे करें। देखिए, केस जीतने के लिए जरूरत होती है एविडेंस की, लेकिन उस एविडेंस को कैसे कोर्ट के सामने कब लाना है, किस तरह से पेश करना है, कैसे जज साहब को कन्विंस करना है, वो आप एक अच्छे वकील साहब से ही करवा सकते हैं। तो जब तक आपके पास एक अच्छे वकील साहब नहीं, आप केस जीत ही नहीं सकते। बहुत बार देखा जाता है वकील साहब बिक भी जाते हैं, या वकील साहब को नॉलेज नहीं होती है, लॉ आपके फेवर में है लेकिन उनको पता ही नहीं है कि क्या एप्लीकेशन लगाऊं, कैसे कोर्ट से डील करूं। तो एक अच्छे वकील साहब का चयन जरूर करें। एक अच्छे वकील साहब है तो किसी भी हालत में कैसा भी केस हो आपको जितवा देंगे। उनको पता होता है कि मुझे वाइफ के खिलाफ या हस्बैंड के खिलाफ कब केस करना है, कब कौन सी एप्लीकेशन लगानी, कब उसको कैसे दबाना है। कई बार तो एटीट्यूड ही ऐसा असर कर जाता है कि सामने वाला सरेंडर कर देता है। तो इसलिए अच्छे वकील साहब का चयन करें। पॉइंट बेसिक ही लास्ट में आया, लेकिन इसको यूज़ स्टार्टिंग में करना। सबसे पहले एक अच्छे वकील साहब को पकड़िए, बाकी सारी चीज़ों को यूज़ कीजिए। वो आपके पास अपने आप ही बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे स्टोरी बनानी है, कैसे कंप्लेंट डालनी है, क्या चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे। तो दोस्तों, ये मैंने आपको टोटल आपको 12 पॉइंट्स बताए हैं। अगर आप इनको ध्यान रखते हैं और ध्यान रखकर अपना डिवोर्स केस फाइल करते हैं तो मेरी नज़र में 100% आप एक मजबूत केस फाइल करते हैं और उसके जीतने के चांसेस आपके 100% हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली द्वार कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी से, तब तक के लिए नमस्कार।